बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रायमंड-टीमन रिएक्शन। रायमंड-टीमन रिएक्शन किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर अगर आप 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो वहाँ पे भी रायमंड-टीमन रिएक्शन बार बार पूछा जाता है। तो इसी रायमंड-टीमन रिएक्शन को आज हम लोग एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हमारे रायमंड-टीमन रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होता है या बेस के प्रेजेंस में होता है। ये जो रिएक्शन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो रायमंड-टीमन रिएक्शन का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं रायमंड-टीमन रिएक्शन। ठीक है, REIMERTIEMANN REACTION रायमंड-टीमन रिएक्शन, ये हमारा क्या है, रिएक्शन का हेडिंग है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्शन का हेडिंग। अब रायमंड-टीमन रिएक्शन में जो हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, मतलब जो हमारा रिएक्शन का अभिकारक होता है, वो क्या होता है, वो होता है फिनॉल। और फिनॉल का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक, ये क्या है, फिनॉल है, PHENOL, फिनॉल। अब इस फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ये CHCl3 के साथ एक चीज और रिएक्शन करता है, वो क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस। और जो टेम्परेचर यहाँ पे लेना पड़ता है वो लगभग लेना पड़ता है 333 to 343 केल्विन, ये टेम्परेचर रहता है। अब जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 के साथ NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं एट द टेम्परेचर 333 to 343 केल्विन, देन वी गेट सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ सैलिसिल्डिहाइड आर गिवन हियर। तो सैलिसिल्डिहाइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ये होता है सैलिसिल्डिहाइड का केमिकल फार्मूला, यही हमारा प्रोडक्ट के रूप में बनके तैयार होता है। और साथ में हमें क्या मिलता है, और साथ में हमें मिलता है 3NaCl, और साथ में हमें क्या मिलता है, वाटर। तो अगर हम लोग रायमंड-टीमन रिएक्शन को केवल रिएक्शन लिखना पड़े तो हम लोग ये देखते हैं कि ये रायमंड-टीमन रिएक्शन है। अब ये फिनॉल से ये सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो फॉर्मेशन का जो टोटल प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। तो अगर यहाँ पे आप लोग रिएक्टेंट देख रहे हैं और यहाँ पे अगर आप लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे OH ग्रुप है और OH के जस्ट आइथो पोजीशन पे, ये कौन सा पोजीशन है, ये OH ग्रुप है। मतलब यहाँ पे अगर बेंजीन की बात करें तो एक कार्बन यहाँ पे, 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 एक कार्बन, टोटल 6 कार्बन है। तो ये वाला मान लो कार्बन है, इस कार्बन के आइथो पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, CHO ग्रुप, मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ गया है, और इसी एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। ये क्या है, सैलिसिल्डिहाइड है। ठीक, अब इसी का हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म। ये तो हमारा क्या था, रिएक्शन था, ये हमारा क्या है, रिएक्शन। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, MECHANISM, मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, जो यहाँ पे NaOH है, ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस। और बेस का काम क्या होता है, OH माइनस को देना। मतलब बेस का काम क्या है, यहाँ पे OH माइनस को देना। और फिनॉल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। फिनॉल के अंदर कैसा कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे फिनॉल क्या करता है, OH के साथ, मतलब NaOH जो OH दिया है उस OH के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को दे देता है। मतलब अगर इस केस को देखिए हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म में,
तो मैकेनिज्म में होता क्या है, ये हमारा क्या है, फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल। फिनॉल जब NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो OH क्या करता है, OH देता है माइनस, मतलब NaOH देता है क्या, माइनस, और ये माइनस इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है। तो हमें यहाँ पे बन के क्या दिखता है, हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो चुका है। क्या दिखाई दे रहा है, फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बन के हमारे सामने तैयार हुआ है, ये फिनॉक्साइड आयन है, ठीक, ये क्या हुआ, और साथ में इसके क्या तैयार हुआ है, H2O, ठीक, पहले स्टेप में ये होता है। और इसके साथ एक चीज और होता है, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ यहाँ पे होता है कि NaOH केवल इस फिनॉल के साथ रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन ही नहीं देता, बल्कि NaOH CHCl3 के साथ भी रिएक्शन करके कुछ हमें देता है। वो क्या देता है उस केस में, देखिए यहाँ पे CHCl3 के साथ जब वो रिएक्शन करता है NaOH, तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, CHCl3 का स्ट्रक्चर, तो CHCl3 का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, Cl 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 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब जब NaOH का काम क्या है, यहाँ पे OH माइनस आयन को देना, ठीक, जब ये OH माइनस आयन को देगा तो यहाँ पे क्लोरीन जो है कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो सभी क्लोरीन क्या है, क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो ये जो क्लोरीन यहाँ पे वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्लोरीन खींचने लगते हैं तो कार्बन जो रहता है वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि हाइड्रोजन बोलता है इस कार्बन से कि जब तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को खींच ही रहे हो तो हम क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे देते हैं। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाता है, H प्लस मिल जाता है, H प्लस मिल जाता है, और वो H प्लस इस OH माइनस के साथ क्या कर देता है, रिएक्शन कर लेता है। इस OH माइनस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे हमें एक चीज बन के यहाँ पे दिखाई देगा कि जब यहाँ पे ये रिएक्शन होता है तो हमें क्या दिखाई देता है, कि हमें दिखाई देता है कि CCl3 माइनस का फॉर्मेशन हो चुका है। क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और एक कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींच रहा है तो कार्बन क्या हो गया, एक तरीके का हाइड्रोजन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे H प्लस होके ये हमें क्या देते हैं, H2O दे देता है। अब ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कंटेन नहीं करना चाहता, या कार्बन के ऊपर अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो समझ जाओ कि वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। और हाईली अनस्टेबल है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है कि कार्बन बोलता है कि क्लोरीन से कि क्लोरीन तुम इलेक्ट्रोनिगेटिव तो हो ही, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो वो क्लोरीन से बोलता है कि तुम क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे ऊपर है, मतलब जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारे ऊपर है वो ले लो, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को कोई भी संकोच नहीं होता है उसको इलेक्ट्रॉन को लेने में। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बन के तैयार होता है, यहाँ पे बन के तैयार होता है CCl2, ठीक, और साथ में Cl माइनस क्या हो जाता है, निकल जाता है, Cl माइनस निकल जाता है। अब ये जो CCl2 बना, ये जो CCl2 बना है, ये CCl2 एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होते हैं, उस तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं जहां पे कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके पास खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज का मतलब ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज कहते हैं। तो अगर यहाँ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन CCl2 के केस में, कार्बन CCl2 के केस में क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन CCl2 के केस में ये बता रहा है कि मान लो ये बॉन्ड बना हुआ, ये बॉन्ड बना हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये बॉन्ड जो बना होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये वाला भी जो बॉन्ड बना होगा इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और कार्बन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन है।
तो इस केस में कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और हम जानते क्या है कि कोई भी स्पीशीज तब स्टेबल होगा जब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, उस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज या हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बना हुआ है, वही इलेक्ट्रोफाइल ये जो फिनॉक्साइड आयन बन के तैयार हुआ, इसी फिनॉक्साइड आयन से क्या करता है? रिएक्शन करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से यहाँ पे आगे का रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है? फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है और इसके साथ रिएक्शन क्या कर रहे हैं? CCl2। अब जब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो ये जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है और ये कार्बन इस वाली भी पोजीशन पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या करता है? यहाँ पे कार्बन इस ऑक्सीजन से न जुड़ करके यहाँ वाले पोजीशन पे आता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक स्टेप होता है। वो स्टेप क्या होते हैं कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इस फिनॉक्साइड आयन में रिजोनेंस की प्रोसेस होती है। रिजोनेंस की प्रोसेस होने का मतलब क्या है? ये जो नेगेटिव चार्ज आता है वो यहाँ वाले पोजीशन पे आता है। किस वाले पोजीशन पे? यहाँ वाले पोजीशन पे आता है। कैसे? देखते हैं हम लोग। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो जनरली यहाँ पे आता है। ठीक, ये जनरली कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। और ये वाला बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है और वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें रिजोनेंस की प्रोसेस में क्या दिखाई देता है? हमें रिजोनेंस की प्रोसेस में ये दिखाई देता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ठीक, जो डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये। और इस वाले पोजीशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसी नेगेटिव वाले पोजीशन पे कार्बन अटैक करता है। कार्बन यहाँ पे अटैक क्यों नहीं करता है? कार्बन यहाँ पे अटैक इस वजह से नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? तो जब कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे इजीली तरीके से अटैक करेगा। और दूसरा केस हम लोग यहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन को वो बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचने लगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चीज़ बन के तैयार होगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इस वजह से कार्बन यहाँ पे अटैक न करके वो यहाँ पे अटैक करता है। समझ गए? यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे जनरली एक हाइड्रोजन भी होगा। यहाँ पे जनरली क्या होगा? एक हाइड्रोजन भी होगा। तो उस केस में हमें क्या दिखाई देता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पे? कुछ इस तरीके का स्पीशीज। तो कार्बन यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन के साथ तो वो क्या हो जाएगा? CCl2, ये तो हो गया। और एक यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl2 नहीं देगा। ठीक, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? यहाँ वाला केस देखिए और यहाँ वाला केस देखिए। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो रिंग है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग जानते क्या है कि कोई भी चीज एरोमेटिक कब होगा? जब उसके पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा तब वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नष्ट हो जा रहा है जबकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन बना हुआ है। और जब कॉन्जुगेशन बना रहता है तो वो कंपाउंड क्या रहता है? एरोमेटिक के कैरेक्टर में रहता है। और जो चीज एरोमेटिक होता है वो तुम्हारे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से यहाँ की कंपेरिजन में यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो गई है। और इस एरोमेटिक कैरेक्टर को पाने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करता है? इस बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को दे देता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है? यहाँ से हटता है और हटने के बाद क्या करता है? यहाँ पे इससे आके जुड़ जाता है। समझे? यहाँ पे क्या करता है? जुड़ जाता है। और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर वो यहाँ पे क्या आ जाता है? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट है। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो धीरे धीरे यहाँ पे आ गया था। अब जब यहाँ पे CCl2 आके इससे जुड़ा तो जो नेगेटिव चार्ज था वो इस कार्बन पे आ गया था। ठीक, तो आगे क्या होता है इस स्टेप में? आगे होता है ये कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड देगा। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस वाले कार्बन पे क्या हो जाते हैं? 5 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 5 बॉन्ड बन रहे हैं। 2 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ऊपर, तो टोटल 5 बॉन्ड हो गई। और कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाते हैं तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, समझे? और
इसमें फिर कॉन्जुगेशन वाला केस कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब ये यहाँ पे क्या बन के दिखाई देगा, CHCl2। समझे बात? यहाँ पे ये चीज बन के तैयार हुआ, मतलब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गए और दो इससे क्लोरीन जुड़ गए। अब फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग करते हैं यहाँ पे 2NaOH से रिएक्शन, इससे 2NaOH से रिएक्शन। अब जब 2NaOH से रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो Na यहाँ पे है वो इस दो क्लोरीन को यहाँ से हटा देता है, और जो दो क्लोरीन है उस क्लोरीन हटने के बाद वहाँ पे क्या जुड़ जाते हैं, OH ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हमें यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा O-, ठीक, O- बेंजीन, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हमें दिखाई देंगे, CH, और इससे क्या जुड़े हुए OH और OH, ठीक, ये OH और OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बीच में कॉन्जुगेशन को डिनोट कर देते हैं, ठीक, मतलब दो क्लोरीन यहाँ से हटा और दो OH यहाँ पे आके जुड़ गए, ठीक। अब कार्बन से यहाँ पे दो OH ग्रुप जुड़ गए, और कार्बन के साथ जनरली दो OH ग्रुप हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि दो OH ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे कार्बन के पास यदि मतलब सेम कार्बन के एटम यदि दो OH ग्रुप जुड़े हो तो वहाँ से हम लोग जनरली क्या करते हैं, वाटर को निकाल देते हैं। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो यहाँ से H2O तुम्हारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो H2O निकलेगा तो यहाँ पे CHO ग्रुप बनके तैयार हो जाता है, ठीक। और साथ में यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहीं पे हम लोग रिएक्शन आगे करवा देते हैं। यहाँ के बाद हम लोग एरो लगा के इधर करेंगे, यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में करा देते हैं, और यहाँ से H2O हम लोग निकाल देते हैं, H2O क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो हमें H+ का मतलब क्या है, एसिड के प्रेजेंस में आगे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं और वाटर का रिमूवल करा रहे हैं। तो वाटर का रिमूवल कराएंगे तो हमें यहाँ पे CHO ग्रुप दिखाई देगा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई देगा, और H+ का जब रिएक्शन कराएंगे तो जो यहाँ पे O- है यहाँ पे H+ आके जुड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जनरली हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या दिखाई देता है, OH, फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग, और इस वाले ग्रुप पे CHO। यही हमारा क्या है, सैलिसिल्डिहाइड है, यही क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। तो इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू हमारा क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, समझ गए। तो ये जो मैकेनिज्म है वो एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, जो कि हमें ये बताता है कि किस तरीके से फिनॉल जब रिएक्शन करता है बेस के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ तो वो हमें सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन देता है। और यहाँ पे CCl3 जो है और CCl2 जो है वो एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, जहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो। मतलब जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐसा है जो कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज भी नहीं दिखाई देता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को राइमर-टीमन रिएक्शन इस वीडियो के थ्रू अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।